नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं श्वेता त्रिपाठी, जिन्हें कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे ये काली काली आंखें के लिए। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। थैंक यू मिश्रा जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये जो काली काली आंखें के पीछे जो रहस्य है वो क्या है? लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जैसा कि सीरीज में भी ये जो है जी। उसका थोड़ा पर्दाफाश कीजिए। मुझे लगता है आँखों से वो कहते हैं ना कि अंदर की आत्मा, अंतर आत्मा नज़र आ जाती है। तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ स्पेशली एज़ एक्टर्स और एज़ ह्यूमन बीइंग्स एज़ वेल, क्योंकि आँखों से कुछ छुपता नहीं है। जो भी सच्चाई हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो आँखों के थ्रू बाहर आ ही जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आँखें चाहे जिस कलर की भी हों, इमोशन हमेशा सच्चा बताती हैं। जी, जी। तो अभी ये तो शो तो ख़ैर स्ट्रीमिंग हो रहा था, इस शो के बारे में बताएँ जो है इन आँखों में जो है कितने लोग कैद हुए, क्या हो रहा है? इसमें तो मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड है, वो अपनी मम्मी के साथ देख रही थी सीज़न 2 और उन्होंने कहा कि हम ओह माय गॉड और हे भगवान के बीच में ही थे। तो मुझे लगता है जो हमारे डायरेक्टर, क्रिएटर हैं सिद्धार्थ सेनगुप्ता, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं वो, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। एंड फ़ायदा ये होता है जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, तो आपकी लर्निंग नॉन स्टॉप रहती है। उन्होंने उनकी जो स्टोरी टेलिंग है, उसमें बहुत ये होता है कि आप हमेशा सोचते रहते हो कि यार होगा क्या? एज़ एक्टर्स जब हम लोग स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं तो यही लगता है कि यार अब बची, अब गिरी, अब सँभली। तो वो करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक जो थ्रिल है जो ऑडियंस महसूस करती हैं जब वो देख रही होती हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं बिफोर शूट, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो जी। अलग-अलग रंग दिखने को मिलेंगे आपको और बहुत ही डिफरेंट इमोशंस। और मुझे अच्छा ये लगता है कि ओटीटी पे एंड शोज़ लाइक ये काली काली आँखें, हम वो व्हाइट, ग्रे, ब्लैक के बियॉन्ड जा चुके हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ जो इंसान जो हम सब हैं, हम बहुत रंगीन हैं और हमारी कहानियाँ उतनी ही रंगीन हैं, तो हम क्यों वो व्हाइट, ब्लैक और ग्रे में ही खेलते रहें? चैलेंज कितना होता है कि पहला सीज़न, दूसरा सीज़न अगर मिर्ज़ापुर की बात करें 3rd सीज़न तक आया भी आ रहा जो है। तो एक एक्टर को जो है उस किरदार को इंटरेस्टिंग बनाने में कितनी चैलेंजिंग होती है जो है, उस चैलेंज को किस तरह से आप देखते हैं कि थोड़ा उस किरदार को लोग जो देखते आए हैं उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए? आई थिंक अगर ये प्रेशर ना लेके कि ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या चाहती है, क्योंकि जब सीज़न 1 आता है, आप वो करते हो जो आपके दिलो-दिमाग में होता है, जो आपके हिसाब से होता है। फिर जब शो पॉपुलर हो जाता है, तो लोग फिर उसमें ज़्यादा ही एनालाइज़ करने लगते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से, मन से, मेहनत से, प्यार से कुछ बनाओगे, तो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होगा ही होगा। ऑब्वियसली अगर अच्छी मार्केटिंग हो, क्योंकि आजकल इतने सारे शोज़ हैं, इतनी सारी मूवीज़ हैं, फ़िल्में हैं, गाने हैं जो बाहर आते हैं, तो उन सब के बीच में वो आपका हाथ आपको खड़ा करके वो नोटिस होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। बट एक बार अगर वो हो जाए, जो कि थैंकफुली मिर्ज़ापुर और ये काली काली आँखें के साथ हुआ, लेकिन एक मेरा एक और शो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो जिसने देखा है उनको इतना पसंद आया है या फिर बाकियों ने देखा ही नहीं है, कालकूट करके एक शो है। जियो पे है ये, इसमें विजय वर्मा ने इतना बेहतरीन काम किया है। बट लोग उतना बात नहीं करते हैं शो के बारे में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी कहानियों को, अच्छे एक्टर्स को अपना वोट दें। एंड वोट दें का क्या मतलब है मेरा कि व्यू दें, टिकट्स दें और अगर कोई चीज़ अच्छी पसंद आ रही है आपको, प्लीज़ बात करिए। क्योंकि हार्ड वर्क एंड टैलेंट के साथ व्यूअरशिप, ऑडियंस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो काम बनेगा ही नहीं। वो एक्टर्स को काम मिलेगा ही नहीं जिनको आप इतना पसंद करते हो, जितना आप उनको जो देखना चाहते हो। तो प्लीज़, और मतलब मैं तो ये बेशर्म होके सपोर्ट और आपका वोट माँग रही हूँ, क्योंकि जैसे गजगावनी ने कहा कि पावर में जब हम आएँगे नहीं, अगर आप हमें वोट देंगे, तो पावर में हम नहीं, पावर में आप आएँगे। अच्छा, इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं। कभी रियल कैरेक्टर से मिलना हुआ है किसी रियल लाइफ़ में? तो कालकूट में ये हुआ क्योंकि कालकूट में मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर का किरदार निभाती हूँ, तो तब मैं मिली थी। इनफैक्ट मैं उनको एसिड अटैक विक्टिम्स बोलती थी अच्छा। और मिलने के बाद, क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइवर्स बोलते हैं और मुझे लगा वो सही बात है, क्योंकि वो सर्वाइव कर रहे हैं, विक्टिम हमने उन्हें बनाया है।
और उनकी लाइफ मतलब जो मुश्किलें जो होती हैं, और जब आपका सपना आपसे छीन लिया जाता है ना, तो सिर्फ आपका सपना नहीं, आपके दोस्तों का, आपके घर वालों का, आपसे जो प्यार करते हैं, आपकी जो कदर करते हैं, उनके सपने भी छीन लिए जाते हैं। तो मुझे वही लगता है कि ये इतनी पावर, इतनी ओनरशिप किसने किसके हाथों में दी है? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन की होती है, जो हम बहुत कन्वीनियंटली अपनी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए ये भूल जाता है। बहुत आसान होता है कि इसने ये नहीं किया, उसने वो ये नहीं किया, इसको ये करना चाहिए। भई, आपको क्या करना चाहिए? ये हम कितनी बार दिन में या हफ्ते में या साल में सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? लोगों के बारे में कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बिल्कुल। खुद करना होता है तो समझ में आता है जो है। एब्सोल्युटली, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये जो सारे कहावतें होती हैं, ये जो सारे मुहावरे होते हैं, जो हमने बचपन से सुन के आते हैं और हमें लगता है ये तो इतना क्लीशे है, वो क्लीशे है फॉर अ रीज़न। क्योंकि अगर हम वो सोचेंगे, समझेंगे, तब हम कुछ कर पाएँगे उसके बारे में। तो बचपन में हमेशा लगता था, अरे ये तो इतना सुना है, अब सब उसके मतलब समझ में आता है। कभी-कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है, हुँ। नज़रों का धोखा होता कुछ है, हम देखते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। रियल लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ देखा हो, उसके अलग मायने निकले हों? ये तो मुझे लगता है कि हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये होता ही होता है। एंड ऑडियंस की भी मतलब जो हम दिखाते हैं वो तो हम बहुत ही सैनिटाइज करके साफ सफाई से दिखाते थे। पहले फिल्मों में होता था कि जो माँ और बहन होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, वो तो दूध की सब इतनी धुली हुई है कि उनको एक कुछ बुरा थॉट भी नहीं आता है। अब मुझे वही अच्छा लगता है कि ये ओटीटी के बारे में, एंड अब ओटीटी की वजह से जो फिल्मों में भी एक फ़र्क आ रहा है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं, वो फ्लॉड हैं, जस्ट लाइक अस। या जो हमारे सो कॉल्ड विलेन्स हैं, उनका भी दिल है, क्योंकि हैं तो वो इंसान ही। तो वो एक विलेन विलेन क्यों बना? क्योंकि मुझे लगता है कोई पैदा बुरा नहीं होता है। वो उस इंसान के हालात, उसकी परवरिश अ, वो उसको वैसा बना देती है। तो आई थिंक जैसे मैंने भी ये बहुत समझा फॉर एग्ज़ाम्पल मुन्ना त्रिपाठी से, कि उसको तो बस अपने बाप का प्यार चाहिए था। उसको वहाँ वो नहीं मिला, तो वो एक कमी रह गई। उसकी वजह से उसने इधर-उधर अपना हाथ मारना स्टार्ट किया, और वो फ्रस्ट्रेशन से, गुस्से से जो हुआ, वो उसका दर्द सालों-साल तक रहेगा। नहीं, अगर रियल लाइफ़ में बात करें, आपने किसी को देखा, जैसे मान लें कोई दोस्त हो, हुँ। आप में उनसे मिले हों, तो जब मुलाकात हुई तो एक अलग नज़रिया हुआ होगा। हुँ। तो कभी लगा होगा यार हमसे इसको समझने में गलती हो गई, इस तरह के कुछ मोमेंट्स हुए हों, कुछ जीवन में कभी आए हों? मुझे काफ़ी जब मैं इन्फ्लुएंसर्स से मिलती हूँ, तो मुझे उनके लिए वही लगता है यार कि सारे टाइम आप परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। एंड मेरी ये जो बहुत ख़ास दोस्त हैं मल्लिका दुआ, एक बार हम लोग खान मार्केट में घूम रहे थे, और किसी ने ऐसे ही आके बोला कि अरे आप हँस नहीं रही हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है क्या? तो मुझे लगा कि ये कितनी अनफ़ेयर बात है कि हमें लगता है कि हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं या जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, इंसान वैसे ही होना चाहिए। क्या हम वैसे होते हैं? नहीं ना, हमारे भी मूड स्विंग्स होते हैं, हमें कभी अच्छा दिन होता है, और अच्छे दिन में भी कुछ बुरा हो सकता है, और बुरे दिन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो हम भूल के हम दूसरों से पता नहीं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? जब आप इंडस्ट्री में नहीं आई थीं, हुँ। कदम नहीं रखा था आपने, तब एक्ट्रेस को लेकर, हीरोइन्स को लेकर क्या आपकी सोच थी? किस नज़रिए से उनको देखती थीं आप? मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद थी। जब मैं बड़ी हो रही थी, अभी भी बड़ी हो ही रही हूँ। तब मैं जब उनका काम देखती थी ना, और मैं जब देखती थी कि चालबाज़, उसमें उन्होंने जो वो उनको देख के लगता था कि उनको मज़ा आ रहा है। जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी, जो उनके इमोशंस थे, वो जो हमें महसूस कराते थे, वो मुझे बहुत मज़ा आता था। उनके जो गाने भी, उनका डांस भी जो होता था, तो मेरे लिए वो एक कंप्लीट हीरोइन थी, क्योंकि वो कॉमेडी भी करती थीं, वो एक्शन भी करती थीं, वो मस्ती भी करती थीं, और वो हाई ड्रामा भी करती थीं। तो वो मेरे लिए और प्रीति जिंटा, मुझे प्रीति जिंटा भी बहुत पसंद आती थी, क्योंकि उनको भी देख के मुझे लगता था कि उन्होंने वही जो स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हैं ना, मुझे वहाँ पे मज़ा आता है। क्योंकि हम बहुत ही आसानी से लोगों को स्लॉट्स और बॉक्सेस में डाल देते हैं, ब्रैकेट्स में डाल देते हैं कि अच्छी लड़की मतलब ऐसी, बुरी लड़की मतलब ऐसी। तो वो जब चैलेंज होता है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इवन उर्मिला, जब उनकी एक हसीना थी, कि वही एज़ अ हीरोइन आप में बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं।
तो जब मैं आई थी तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी यही था कि जो स्टीरियोटाइप्स है मुझे ब्रैकेट में मत डालो, क्योंकि जैसे ही तुम डालोगे मैं वो ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दूंगी। और अभी भी मुझे वही करने में मजा आता है कि जी। अगर आपको गोलू को देख के डर लगता है, अगर आपको लगता है कि गोलू दीदी, तो शिखा को देख के आप वैसे ही लगे कि अरे ये तो एकदम खरगोश जैसी है, ये तो एकदम एक हिरन जैसी है। नहीं, जैसे एक होता है ना, हीरोइन को लेकर एक हम मानसिकता बना लेते हैं कि एक खूबसूरत दिखनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, जो मतलब एक पहले की फ़िल्मों में होता ही था। उसके बारे में पूछ रहा था, वो किस नज़रिए से आप हीरोइन को देखती थीं? कि कैसी होनी चाहिए? मुझे हमेशा लगा है और अभी भी लगता है कि एक हीरो या हीरोइन या किसी भी परफॉर्मिंग एक्टर को परफॉर्म अच्छा करना चाहिए, कि उनको जस्टिस करना चाहिए कि जो राइटर और डायरेक्टर ने लिखा है उस किरदार में जान और सांस डाल देनी चाहिए। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बाल कितने लंबे हैं, हाइट कितनी है, मैं 5 फुट की हूँ फुल स्टॉप, वही है मेरी हाइट। और मैंने काम किया है विकी कौशल के साथ, अली फजल के साथ, मैंने शादी की है चैतन्य शर्मा के साथ, जो कि सब ऑलमोस्ट 6 एंड अबव हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फिजिकलिटी कि हम कैसे दिखते हैं दैट शुड डोमिनेट कि हमें किस टाइप के रोल्स करने चाहिए। बिल्कुल। आपकी दुनिया आपकी है, ये सोसाइटी हमें बताने की कोशिश करती है कि हीरो हीरोइन को किस टाइप का होना चाहिए, बट ये आपके ऊपर है। और मुझे हमेशा वो चैलेंज करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए छोटे बाल, लंबे बाल, ऊंचा लंबा कद, जो भी है ये सारे आप पे थोपे जाते हैं, पर आप प्लीज़ इनको सीरियसली मत लो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो ये सब बातें थोपी जाती हैं, जब इस सोच के साथ आप आई होंगी कि ऐसा लोग कहते हैं, इस तरह की बातें थोपी जाती हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आपके जीवन में आए इंडस्ट्री में आने पर? मुझे ये बताया गया था, आई थिंक वो हाइट का तो चलता ही रहता है, बट मुझे कभी ये बॉदर ही नहीं किया है कि मैं सिर्फ 5 फुट की हूँ। तो बिफोर जॉइनिंग द इंडस्ट्री और आफ्टर जॉइनिंग द इंडस्ट्री मुझे सच्ची फ़र्क नहीं पड़ता था। एक जगह प्रॉब्लम होती है बस, जब आप पार्टीज़ में होते हो, जब म्यूज़िक बहुत लाउड होती है ना, और जब आपके दोस्त लंबे-लंबे होते हैं, तो तब सुनाई नहीं देता बस। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम आई हैव हैड बीइंग शॉर्ट। अदरवाइज़ सब कुछ यहीं पे है। अगर आप कोई भी चीज़ को एक बिग डील बना देते हो ना, तो वो इतनी बड़ी बिग डील मॉन्स्टर जैसी, राक्षस जैसी बन जाती है, जो आपको तंग करती रहेगी। और अगर वही आप चीज़ को कहोगे चल हट, तो वो चली जाती है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि दैट इज़, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीती हूँ। कोई भी कितनी भी सिंपल चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर हम आग और उसमें मतलब हम फ्यूल डालते रहते हैं, तो वो वैसे ही मतलब इतना बड़ा बनता जाता है और फिर समझ में नहीं आता, फिर खून, पसीना, चोट-वोट सब कुछ गर्मी लगने लगती है। पर अगर आप उसी को बोलो कि भई शांत, तुम मुझे अफ़ेक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। तो वो नहीं करेगी। और मेरी आवाज़ का भी मुझे पहले जब लोगों ने बोला था कि अरे श्वेता, तुम्हारी आवाज़ से तुम्हारी ऐज का पता चल जाता है, तो मुझे लगा यार मुझे तो मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। और थैंकफुली अब मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ फ़िल्मों के लिए, एड्स के लिए, तो वही लोगों ना आपके बलून को फुस करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर क्योंकि शायद उनको खुद वो हवा की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो वो आप लोगों को अपना बलून फुस करने का पिन, वो आप प्लीज़ किसी के भी हाथ में ना दें। बिल्कुल, और लोगों को जज करने से हम थोड़ी वो सोच सकते हैं, अब हमारी यात्रा है, हमारी सोच है। जो इंसान अपने आप को बेहतर समझ सकता है, हुँ। वो सामने वाला क्या समझेगा, और जज करके क्या क्या मिलेगा? मिलेगा? मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। आप चाहे एक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो या एक आईएएस ऑफ़िसर हो, आप ट्राई करते रहो कि आपकी क्राफ़्ट या जो आप काम कर रहे हो, उसमें आप आज कल से थोड़ा ज़्यादा वो आप मात्रा उसकी इंक्रीज़ करते रहो। जजमेंट से, कंपैरिज़न से ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करती। मुझे काफ़ी बोरिंग लगती हैं और काफ़ी मुझे लगती है यार ये तो मतलब कल की बातों में हम क्यों फँसे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी विकी कौशल की बात हो रही थी, तो मसान से जुड़ी कुछ ख़ास यादें बताएँ जो है, किस तरह से वो फ़िल्म ऑफ़र हुई? वो फ़िल्म तो शालू का जो किरदार था वो मतलब मेरे ख़्याल से वो लिखा ही, वो जब आया था मेरे पास तो मतलब मुझे पता था कि मैं शालू हूँ और नीरज घेवान और वरुण ग्रोवर को पता था कि मैं शालू हूँ। और इंटरेस्टिंग ये था, जनरली हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि पहले लड़कों की कास्टिंग होती है, लेकिन थैंकफुली और मतलब मज़े की चीज़ ये है कि मसान मिर्ज़ापुर, इसमें लड़कियों की कास्टिंग पहले हुई थी और फिर लड़के आए थे। हुँ, हुँ। तो और पहले तो ये जब मसान की कास्टिंग हो रही थी, दीपक ढूँढा जा रहा था, तो ये था कि कद में थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि श्वेता, लेकिन बिल्कुल। वही
ये सारी चीजें, प्यार आपको रिलीजन, कास्ट, क्रीड ये सब देख के थोड़ी ना होता है। बिल्कुल नहीं प्यार आपको इंसान से होता है, उसके मॉरल कंपस क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो उसके सपने क्या हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज वेज, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं चैतन्य, वो मुझसे 5 साल छोटे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, प्लीज़ 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 अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो। जी, जी। मसान में भी इतना अच्छा था क्योंकि जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हो, हरामखोर, मसान और लाखों में एक जैसे, तो वो ना इन लोगों को, हम लोगों को ड्राइव क्या करता है, स्टोरी टेलिंग। हमारा नीड, हमारा पर्पस टू टेल दैट स्टोरी। फिर बाकी सारी जो इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी नॉइज़ हो जाती हैं, और नॉइज़ को हमेशा थोड़ा दूरी रखना चाहिए। ऋचा चड्ढा से इतना सीखने को मिला, संजय मिश्रा जी, तो बहुत बढ़िया लोग जब साथ में काम करते हैं ना, तो आई थिंक वो एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। ऑल्सो मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंटली इस जो लर्निंग मेरी रही है, नवाज भाई के साथ पहली फिल्म करना, हरामखोर, मसान जो पहली रिलीज हुई, उसमें विक्की, नीरज, अविनाश अरुण, जिन्होंने किला बनाई है, पाताल लोक बनाया है, जो इतने अगेन बेहतरीन सब कलाकार हैं, इंडियन ओशन की म्यूजिक है, यही तो सपना है। बिल्कुल। मतलब तब शायद समझ नहीं रही होगी, पर मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया, क्योंकि मेरी लर्निंग अलग लेवल की हो गई है। जब आप इंडी सिनेमा से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पैसे की वैल्यू भी हो जाती है। तो आज तक वो पैसे की वैल्यू है, क्योंकि ऑफ फिल्म्स लाइक मसान एंड हरामखोर। कितने पैसे मिले थे? हरामखोर में मिले थे मुझे 75,000, और मसान में आई थिंक मुझे मिले थे 1.25 lakhs। बढ़िया। तो इसमें विकी कौशल पहली फ़िल्म में किस तरह से थे? फिर उनकी एक्टिंग ग्रोथ को आप किस तरह से देखती हैं? विकी बहुत ही बेहतरीन इंसान है। वो मतलब जो सबको ऑन स्क्रीन दिखाई देता है, पर वो जो ऑफ स्क्रीन है ना, एकदम टॉप बंदा जो कहते हैं, दैट इज़ हिम। एंड हमेशा इतना हार्ड वर्किंग। मैं अपने आप को अगेन बहुत फॉर्च्यूनेट मानती हूँ कि आपके पता है आस-पास के जैसे लोग होते हैं ना, तो या तो आप उनसे सीख सकते हो, या फिर आप उनके जैसे हो जाते हो। पर जैसे अभी गुरमीत चौधरी से भी बात हो रही थी, ये काली काली आँखें, वो रोज़ 4 बजे उठते हैं। वो रोज़ वर्कआउट करते हैं, उनका खाने का इतना ध्यान रखते हैं, उन्होंने शुगर 1.5 साल से छुई नहीं है। अरे वाह! तो ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हो, पर जब ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो आपको लगता है यार वेरी गुड। अब डिसिप्लिन मेरी लाइफ में चीता की वजह से है, जो मेरे हस्बैंड हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ माय ये को-एक्टर्स। अली फज़ल, हम मिर्ज़ापुर का कठिन से कठिन सीन, हम क्लाइमैक्स शूट करके आते थे, और हमें लगता था ओह! आज तो बहुत काम कर लिया। वो शूटिंग के बाद वो जिम जाता था, बिकॉज़ गुड्डू पंडित की बॉडी को वो ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो जब ऐसे को-एक्टर्स होते हैं ना, फिर आपके हमेशा सॉक्स आप ऊपर ही रखते हो। नवाज़ भाई के बारे में कुछ बताएँ, हरामखोर में किस तरह से रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? हरामखोर तो मेरे लिए एक लर्निंग वर्कशॉप थी। वो मेरे लिए लिटरली, आई एम सो ग्लैड कि श्लोक ने ये चांस दिया मुझे। क्योंकि जो बातें होती थी नवाज़ भाई के साथ, और उनका जो नज़रिया था, और कभी वो प्रीची या वो उन्होंने ज्ञान बाँटने की कोशिश नहीं की। पर वो जो बात करते थे ना, वो कहीं न कहीं जो आपकी सबकॉन्शियस लर्निंग हो जाती है, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो और एकदम हम्बल, इवन ऋचा चड्ढा, इन लोगों ने कभी हमें ये महसूस कराया ही नहीं कि हम न्यू कमर हैं, कि हम अभी आए हैं, कि उनको हमसे ज़्यादा पता है या हमें उनसे कम पता है, कभी नहीं। इसलिए अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अब न्यू एक्टर्स आ रहे हैं, यंग एक्टर्स आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वैसा सपोर्ट किया है। तो मुझे वही लगता है कि अगर आपको कुछ चीज़ मिल रही है अपने सीनियर से, तो आपको विद रिस्पेक्ट, विद मोर लर्निंग, विद मोर प्यार आप उसको बाँटते जाओ, क्योंकि होपफुली फिर लोग भी वही करते जाएँगे। कि इनसिक्योरिटी या कंपटीशन की जो बातें होती हैं ना, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, एंड उसका क्या मतलब है, अगर आपको एनवी भी फील हो रहा है ना, या आपको जेलसी फील हो रहा है, आप समझने की कोशिश करो कि ये इमोशन मुझे क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को, जैसे मुझे एनवी होती है जब लोग फिल्म फेस्टिवल जाते हैं, क्योंकि मुझे भी जाना है, क्योंकि जो फिल्म फेस्टिवल्स में आप जिन लोगों से मिलते हो, मैं रिची मेहता से मिली फिल्म फेस्टिवल में, बातें अलग होती हैं, क्योंकि अगेन जैसे जो मैंने बोला कि मसान एंड हराम को, ये ना बहुत स्टोरी ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन, इंटेंट ड्रिवन। व्हाट, दो चीज़ें हैं कि आपको व्हाट इज़ अ वांट, व्हाट इज़ अ नीड। व्हाट इज़ अ वांट टू टेल योर स्टोरी, आप ये क्यों बताना चाहते हो,
और एक है ये कहानी आपको बतानी चाहिए बिकॉज समाज में अभी ये ज़रूरत है। तो रिची जैसे पोचर उन्होंने बनाई है। तो ये सब जो कहानी बताते हैं ना, मैं उनके उनके साथ काम करने में कि मैं भूखी हूँ। देखिए सिनेमा तो यही है जो हम कहना चाहते हैं, जो समाज में को दिखाना चाहते हैं। पहले ये था कि जो है कहानियाँ ऐसी लिखी हीरो हीरोइन विलेन हो गया, उसी कहा ऊपर जो है कहानियाँ घूमती रहती थी, जो वही चलता था, जो जी। काफ़ी और जो मज़ा भी आता था। मज़ा भी आता था। तो ये जो बदलाव आया है जो है, काफ़ी अच्छा बदलाव आया है और अच्छे लोगों को मौका भी मिल रहा है। इस बदलाव को किस तरह से देखती हैं आप? इस बदलाव का मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगी ओटीटी को, ऑल्सो ऑडियंस को। क्योंकि अगर कंटेंट कहानियाँ बनेंगी लेकिन अगर देखा नहीं जाएगा तो वो बनना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑडियंस अपना हमें अपना वोट दे, व्यूज़ के थ्रू, टिकट के थ्रू। ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि ऑडियंस भी ये चेंज चाहती है। और जब भी कोई चेंज ऑन स्क्रीन आएगा तो ऑन स्क्रीन अकेले नहीं आएगा। वो जो समाज में चेंज आ रहा है, अभी लड़कियों के लिए किरदार और ऐसे क्यों लिखे जा रहे हैं? क्योंकि बी इट लॉयर्स, बी इट सीईओज, अब विमेन चार्ज ले रही हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे आपको अगेन आपके जेंडर की वजह से ना जज किया जाए। आपको पावर, मतलब आप जैसे पावरफुल मेन भी हमें ताकत दें, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए साथ में हैं। हम वो लोगों को डिवाइड करने की जगह लोगों को अभी यूनाइट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि ऑल्सो हमने जो दुनिया की हालत कर दी है ना, वो आप मैं हम सब ने की है, विदाउट नोइंग और विदाउट अननोइंगली। बट अब तो समझ में आ गई है ना। तो अब प्लीज सिंपल थिंग लाइक प्लास्टिक का जो यूज है, अपने घर से पानी लेके जाना, कुछ आपको 2 मिनट लगते हैं, आप बॉटल अपनी रिफिल कर लो। बिल्कुल। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये पता नहीं हम कब सो के जागेंगे। बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। क्योंकि कहीं भी देख लो आप, मतलब आप खिड़की खोल के देख लो, आप फोन देख के अपना खोल के देख लो, क्लाइमेट चेंज को प्लीज 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 प्लीज। अब चाहे छोटी भी चीज़ों की इलेक्ट्रिसिटी बचाना, कपड़े आपने अगर एक बार पहने हैं, ज़्यादा पसीना नहीं आया है, गंदे नहीं हुए हैं, वापस पहन लो। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए इवन विद माय क्लोथ मैं ये बार-बार मैं रिपीट करती हूँ, जिससे कि लोग देखें कि रिपीटिंग क्लोथ इज़ कूल। हम जो ये सारी चीज़ें करते हैं वो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि मतलब जो हम चाहते हैं कि कंज्यूमर को लगे कि आपको नई 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 चीज़ों की ज़रूरत हो। नहीं ज़रूरत है, आपके पास जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं। बट ये अब ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको समझना। तो प्लीज कोई कोशिश छोटी या बड़ी नहीं होती। आप जो भी कर सकते हो ना, प्लीज एक छोटी चीज तो कर दो दुनिया को बचाने के लिए। क्योंकि कौन आएगा दुनिया को बचाने? कोई सुपर हीरो नहीं आ रहे हैं ओशन से बाहर या आसमान से कोई नहीं गिर रहा है। हम इस धरती पे रहते हैं। हमें अब उसका कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरे हिसाब से बहुत 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 ज़रूरी है। किस तरह के आपके प्रयास हैं और इस दिशा में जो है? क्लाइमेट चेंज में, दुनिया को बचाने में। यस। मैं हर जगह, आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम मैंने प्लास्टिक बॉटल से पिया हो। और अगर आप दुनिया को तो बचाना एक तरफ, अपने खुद को बचाना। बिल्कुल। हम जो ये खट करके खोल के पी लेते हैं ना, वो प्लास्टिक इतना बुरा होता है, कैंसर। उसमें इतने माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो हम अपने बॉडी में डिपॉजिट करते जा रहे हैं। वो करना, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सस्टेनेबल कपड़े हों वो पहनूँ। मैं बोरो करती हूँ कपड़े। अभी एक इवेंट था जिसके तनिष्क के इवेंट के लिए मैं गई थी, तो मैंने अपने मदर इन लॉ की साड़ी पहनी। तो वही मतलब इधर-उधर के फ्रेंड से बोरो करके जब मैं छुट्टियों पे भी जाती हूँ, कि खरीदने से ज़्यादा मैं अपनी सिस्टर इन लॉ, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स और अपनी मदर इन लॉ, हम लोग सब कपड़े बहुत शेयर करते हैं। बहुत और बढ़िया। मज़ा भी आता है क्योंकि वैरायटी की वैरायटी। यस, यस। खाना वेस्ट ना करना, कि जितना है आप दे दो किसी को। लेकिन प्लीज़ लेट्स बी माइंडफुल अबाउट, मैं वेजिटेरियन बन चुकी हूँ। वेरी गुड। मैं 2 साल इनफैक्ट कितना कितना हो गया, मैं 37 ऑफ ईयर्स ऑफ माय लाइफ मैं नॉन वेजिटेरियन रही हूँ। और लेकिन अब मैं वेजिटेरियन बन चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब दूधी और तुरई की बहुत वैल्यू हो चुकी है मेरी लाइफ में। तो हाँ, हर एस्पेक्ट में जहाँ भी आप कर सकते हो, मुझे लगता है कि इनफैक्ट कई बार मैं एक्सट्रीम भी चली जाती हूँ। अभी जब बॉम्बे में बहुत गर्मी थी, पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एसी नहीं चलाऊँ, क्योंकि आप अपने आप को तो बचा लेते हो उस बबल में रह के, लेकिन वो हवा तो बाहर जा रही है बाहर ना। जा रही है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके, अगर मैं कॉफ़ी भी अब मैं घर पे ही बनाती हूँ एज़ मच एज़ पॉसिबल। ये मैं अपने टम्बलर की, इसकी बैंड बज चुकी है, ये ऐसे यहाँ पे फट नहीं, मतलब इसका पुराना भी हो चुका है, बट वो मुझे बॉदर नहीं करता है। जब तक ये मेरी कॉफ़ी
ले सकता है, हैंडल कर सकता है, मैं इसको यूज़ करूँगी। मेरी एक बोतल भी है जो हर जगह मेरे साथ जाती है। जब मैं शूट पे जाती हूँ, तो मैं अपनी 2 लीटर की बॉटल भर के घर के पानी से, जिससे कि अगेन वेस्ट ना हो, मेरी पूरी टीम को ये पता है। इनफैक्ट अगेन सिंपल चीज़ है, अगर नेल पेंट भी निकालना होता है ना, तो लोग खट वो करके 2-3 नहीं, मैं वो उस कॉटन के उसको प्रॉपरली जब तक वो फुली यूटिलाइज़ ना हो जाए, क्योंकि जब कोई चीज़ सस्ती होती है ना, तो फिर हमें लगता है जैसे टिश्यू पेपर, हम कैसे 1, 2, 3 निकाल के उसका हम यूज़ कर लेते हैं। क्या हमें ज़रूरत है? वो एक टिश्यू पेपर भी बेचारा सेम चीज़ कर लेता है। और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पेड़ टिश्यू पेपर के लिए इस्तेमाल होता है, कटते हैं। तो वही छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम फिगर आउट कर लें, आप भी प्लीज़, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है, आपको इतना लोग सुनते हैं, तो अगर आप लोगों को बताते रहें हफ्ते में, महीने में कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, देन मैं बहुत खुश होंगी। आपके माध्यम से बताएँगे इसीलिए बात कर रहे हैं आपसे। जी। अच्छा, जो प्लास्टिक बोतल पानी की जो कल्चर की बात वो समझ में नहीं आता इंडिया में क्यों है? और लोग मतलब कितने दिनों से है, 15 दिन से है, 20 दिन से, कितने महीनों से पड़ा हुआ है, फिर भी लोग और धूप में उसका मतलब वो पानी भी आपकी बॉडी में अंदर जाके वो बस प्यास बुझा रहा है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। यही आप मतलब इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, अभी हम मूवी देखने गए थे मोआना 2, बच्चों की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो वो अपनी बच्ची के लिए उसने बॉटल कैरी की घर से, और वो उसने प्लास्टिक की बॉटल उसके हाथ में थी, उसने कहा नहीं-नहीं ये मत पियो, मैं तुम्हारे लिए बॉटल आई हूँ, और खुद वो उससे पी रही थी। पर वही कि हमें अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपना ख़्याल रखेंगे, तभी तो हम आस-पास के लोगों का, हम अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का ख़्याल रख पाएँगे। और हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम क्यों ना रखें? मैं ऑन सेट भी कोशिश करती हूँ कि प्रिंट आउट्स ना लूँ, और इनफैक्ट कहीं भी अगर मुझे दिखती है बॉटल या पेपर वेस्ट हो रहा है, तो अगेन मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, यार कि इसके बिना भी तो हो जाएगा। और तो चाहे स्क्रिप्ट का हो, तो वो आईपैड पे यूज़ करके, क्योंकि अगर मैं किताबें भी पढ़ के मुझे लगता है कि अगर पसंद आए तो प्लीज़ पास इट ऑन, क्योंकि आप रख के क्या करोगे? क्या करेंगे? तो ये अगेन अगेन मुझे तो अच्छा लगता है, इतना प्यार के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम मुझे लगता है हमारी जो माँ है, हमारी जो मदर अर्थ हैं, जिनसे हम लेते रहते हैं, तो उनकी अगर एक हमें किसी को वर्शिप करना है, किसी की पूजा करनी है, किसी को सँभालना है, तो मुझे लगता है कि नेचर में हमारा खाना वहीं से आता है। तो थोड़ी इज़्ज़त, थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होनी चाहिए। किताबें कौन-सी पसंद है, क्या पढ़ती हैं? अभी मैं सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की किताब पढ़ी हूँ, जो पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनके बचपन के बारे में, उनके अपब्रिंगिंग कैसी रही है उनकी, वो सब वो मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैंने ऑल्सो ख़त्म की अमीश त्रिपाठी की मेलुआ, अरे वाह! जो शिवा जो ट्रिलॉजी है, वो भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया। हुँ। खैर नेचर से तो आप काफ़ी करीब रही हैं, बचपन में आप काफ़ी समय बीता है जो है ना? अंडमान निकोबार में। जी। वहाँ का कैसा माहौल था? वो चीज़ कितना जो है अभी आपके अंदर है, कितना मिस करती हैं उस जगह को? मुझे लगता है कि ट्रैवल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हम कोई भी बुक के जब पन्ने पढ़ते हैं और हम वो उनको पढ़ के जब आगे करते हैं, तो वैसे ही ट्रैवल करना होता है, क्योंकि जो कहानियाँ, जो किरदार, जो खाना, जो म्यूज़िक, जो कल्चर पता चलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं दिल्ली में थी तो मैं कथक सीख रही थी। जब मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड गई और पापा की पोस्टिंग वहाँ हुई थी, पापा आईएएस ऑफ़िसर हैं काला पानी में। तो वहाँ जाके जब लाइट एंड साउंड जो शो होता है, जब वो देखा, जब पता चला कि भगत सिंह अ, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने क्या-क्या किया और उनके साथ क्या-क्या हुआ, तब ना आपको और समझ में आता है कि हम अभी बहुत एक अच्छे स्टेज में हैं। हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, अगर उसका भी तो हमें कुछ आगे लेकर जाना चाहिए ना। लोगों ने अपनी जान दी है, खून-पसीना एक कर दिया है। अपने परिवार से वो दूर हुए हैं, जो उनको प्यार करते थे उनसे दूर हुए हैं, लड़ाई लड़ी है हमारे लिए। तो अब अगेन उस जोश को आगे लेके जाते हैं। वहाँ पे ट्राइबल्स जो वहाँ पे हैं, वहाँ के नेटिव लोग, वहाँ से जब हम मिले, जो खाना था, फ़ास्ट फ़ूड वहाँ पे साउथ इंडियन था, क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड है जो खाना जल्दी आ जाए, तो इसलिए अभी भी मुझे वो खाना ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पे मैंने भरतनाट्यम सीखना लर्न करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जो कल्चरल एक पॉट था, वहाँ पे जब हम लोग थे, ये है 95 टू 97 की बात, एक रेप केस भी नहीं था, क्योंकि छोटी-सी जगह थी, सब एक-दूसरे को जानते थे। तो वही लगता है कि जो जो एक हेल्दी कल्चर है ना, जो फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है, वो हमारे हाथ में है।
प्लीज़ हम वो गवर्नमेंट को या स्कूल्स को या इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने से पहले वही कि हम अपने घर में लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, या हमारे लिए घर पे अगर कोई काम कर रहा है, खाना बना रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, तो आप उनसे बात कैसे कर रहे हो? वो जैसे ही चेंज आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जब भी बाहर जाएंगे वो भी सेम एनर्जी और सेम एथिक्स के साथ बाहर जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि जैसे ही वो, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से हूँ जहाँ पे मुझे, हम दो बहनें हैं, हमारे आसपास के लोगों ने मैं इतनी पैशनेटली बात करती हूँ क्योंकि मुझे आई रियली फील अबाउट दिस। मुझे कभी मैं ऐसा महसूस नहीं कराया गया कि मैं लड़के से कम हूँ, या लड़के हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, या उनके पास एक कुछ ऐसी सुपर पावर है जो हमारे पास नहीं है। वो जब आप बाद में, जब आप बड़े हो जाते हो ना, तब आपको लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है? उनको अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? हमें अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? या फिर अच्छा, वो लड़कियों के साथ ऐसा भी होता है। तो थैंकफुली टच वुड, क्योंकि पापा आईएएस ऑफिसर रहे हैं, मम्मी टीचर रही हैं, तो हमारी बहुत ही एक होलसम अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ पे पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल। बट ऑल्सो कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं हमेशा से डिबेट्स में रही हूँ, मैं हमेशा से सोशल सर्विस में रही हूँ। मेरे स्कूल में जब लोगों को मैथ्स के लिए और साइंस के लिए गोल्ड मेडल मिल रहा था, मुझे सोशल सर्विस के लिए मिला। तो मुझे लगता है मेरे काम में भी अब समहाउ ना वो सब आता है, क्योंकि मैं वो कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ओके हूँ कि मैं गलतियाँ करूँगी, और मुझे पता है कि मुझे जो प्यार और रिस्पेक्ट मिली मिली है मुझे मेरी ऑडियंस से, वो मिलती रहेगी। तो मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगता है। पापा आईपीएस अधिकारी हैं, तो उन्होंने बोला नहीं कहाँ जा रही हो, यही करो जो हमने किया, जो है इसी फील्ड में। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये उनका बड़प्पन है और ये उनकी सोच और समझ है। वो हमेशा से उन्होंने मुझे बोला है कि जो भी तुम करना चाहती हो, पर पढ़ाई करो पहले। जब मैंने उनको कपड़े सुखाते-सुखाते, हम एक बार छत पे थे और कॉलेज का 3rd ईयर था, मैं निफ्ट में थी, और हम लोग कपड़े सुखा रहे थे, और मैंने कहा कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है। तो पापा ने कहा ठीक है, प्लान क्या है? पढ़ाई करो लेकिन। कि मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से मुँह उठा के कि चलो लेट्स डू दिस, बिल्कुल लेट्स डू दिस, बट लेट्स डू दिस विद एन आर्मर। सोच समझ के प्लान करके। तो फिर मैं सुबह निफ्ट जाती थी, कॉलेज जाती थी, और शाम को मैं डॉक्टर अमाल अलाना, जो तब एनएसडी की डायरेक्टर थी, उन्होंने एक वर्कशॉप क्यूरेट की थी जो विवेक मनसुखानी और राशिद अंसारी इनके साथ थी। तो सुबह मैं कॉलेज जाती थी, शाम को मैं वर्कशॉप पे जाती थी, एक्टिंग वर्कशॉप से। ये नहीं पता था कि इसका क्या होगा, पर ये पता था कि ये सही डायरेक्शन में है। अब जो होगा, एक बार आप चलना स्टार्ट करते हो ना, तो दरवाज़ा नहीं तो खिड़की तो खुली जाती है। अभी जैसे रेप मुद्दे पे बात हो रही थी, जो है किस तरह से जो है समाज को सुधारा जाए, या क्या किया जाए कि उस तरह की घटनाएं जो है कम हो। हालांकि बड़ा वो खराब मुद्दा हर जगह है, सुनने में ये रेप हुआ और रुक गया, जो इसमें किसकी ज़्यादा भूमिका है? सरकार की तो है ही है, जो है एक व्यक्ति की कितनी अहम भूमिका होनी चाहिए? हमारी खुद की। हम अपने आप को सुधार लें बस, आप दुनिया को छोड़ दो। हम अगर अपने आप को सुधार लेना, प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएँगी। कैसे सुधारेंगे? कि आपका सोच विचार क्या है? आप किताबें क्या पढ़ते हो? सोशल मीडिया पे आप देख क्या रहे हो? आपकी आपके जो सपने हैं, आपकी जो आप चाहते हो, जो आप लोगों से बातचीत करते हो, वो। अगर हम इन पे थोड़ा इम्पोर्टेंस दे दें, तो ऑटोमैटिकली, क्योंकि जो होता है ना, कहते हैं ना कि हम अपने जिन 5 लोगों के साथ हम सबसे ज़्यादा वक़्त बिताते हैं, हम उन जैसे हो जाते हैं। तो वो 5 लोग कौन हैं आपकी लाइफ़ में, वो चूज़ कर लो। वहाँ पे क्या बातें होती हैं, सबकी क्या सोच है, वो आप देख लो। अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ कहने की ज़रूरत है, तो और कोई अगर अच्छी थॉट है, प्यार बाँटते हैं ना। आजकल इतना ज़्यादा गाली-गलौज, हेट्रेड एक हो गया है, ये चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं प्यार, मल्टीप्लाई करते हैं मसान का वो जो लाल गुब्बारा है, जो शालू छोड़ती है और दीपक देखता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत उस चीज़ की है। किताबें पढ़ो प्लीज़, नॉलेज सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दुनिया हमें अगेन बहुत, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करेगी, और अगर हमें नहीं पता होगा, हम बहते जाएँगे। पर पानी जैसा ज़रूर बहना है, लेकिन आपको किस टाइप का, आप ड्रेन में जा रहे हो, नाले में जा रहे हो या समुद्र में जा रहे हो, वो आपको चूज़ करना है। आप साउथ में भी काम कर चुके, तमिल फिल्मों में जो है, वहाँ काम करने का कैसा अनुभव रहा? और जो इस समय जो आजकल साउथ के बारे में काफ़ी सुनने को मिल रहा है, फला एक्ट्रेस ने इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया, ये इल्ज़ाम, ये टोटल क्या है? इसको किस तरह से आप देखती हैं? क्या समझती हैं आप? मुझे लगता है कि सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अ,
तो वो एंड वोकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो बोलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि औरों के साथ ना हो। क्योंकि अगर हम सब चुप होते रहेंगे ना शर्म के मारे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, फिर तो गड़बड़ है। क्योंकि जब हम उंगली उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, तभी चेंज आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पे कोई दबाव है, अगर आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है जो कि आपको लगता है ठीक नहीं है, प्लीज़ 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 डिस्कस करो, आवाज़ उठाओ। क्योंकि हम अकेले जब आवाज़ उठाएंगे ना तो उससे कुछ नहीं होता है। जब हम कलेक्टिवली आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ के बारे में तो असर होगा। तो डेफ़िनेटली एंड इनजस्टिसेस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ये होगा ही। मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोल दूँगी और सारा इनजस्टिस गायब हो जाएगा दुनिया से। लेकिन अगेन आप जो कर सकते हो वो बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक नहीं होता है। ये ना फिर समाज में है। तो जब आप बोलोगे तो और लोगों को ताकत आएगी कुछ बोलने की। तो जब हमें जो सफाई करनी है तो वो अगेन गोइंग बैक टू घर घर, घर घर में अगर सफाई हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली जो सामने की गलियां भी होंगी, जो कॉलोनीज भी होंगी, वो साफ हो जाएंगे। इस समय जो है तलाक को लेकर बहुत सारी बातें सुनने मिलती हैं, मतलब वजह क्या है? ऐसे हम मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं शादी से पहले, हम्म। और शादी के बाद लोगों क्यों इतना बदलाव आता है, मतभेद क्यों पैदा होता है उसकी, क्योंकि आप खैर उस दौर से गुजरी हैं। तो आप क्या, शादी के दौर हाँ से शादी तलाक के, के। तलाक नहीं, तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो परिवर्तन क्या आता है, क्यों दूरियां होने लगती हैं? वो तो बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार शादियाँ हो जाती हैं, प्यार की वजह से तो मेरे ख्याल से सबसे कम शादियाँ होती हैं। वो अलग रीज़न से हो जाती हैं, तो इसलिए फिर बाद में समझ में आता है। कई चीज़ें मिस्ट्रीज़ होती हैं लोगों के बारे में जो बाद में दिखाई देती हैं कि अरे तुम तो वो थे ही नहीं। कई बार फैमिलीज़ के बारे में मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनका तलाक हुआ है और हम सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अब वो ज़्यादा खुश हैं। तो तलाक हो क्यों रहा है? एंड बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा खुश होगे, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है किसी भी रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेस बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्टूडेंट टीचर हो, चाहे वो मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो। रिस्पेक्ट एंड स्पेस मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक दूसरे के सपनों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो तलाक का रीज़न जो भी हो आई थिंक कि वो समझना कि अच्छा इन लोगों ने ये है और उनका डिसीजन है। हम सब पता नहीं हम सब ऐसे जुड़ क्यों जाते हैं, अरे उसके साथ ही हुआ, उसके साथ में ये हुआ। जितने भी एटलीस्ट मैंने जो देखे हैं, बहुत करीब से मैंने देखे हैं, दे आर हैप्पियर आफ्टर डिवोर्स। तो मुझे लगता है कि भई वो हम जजमेंट छोड़ दें और अपनी लाइफ को सिर्फ फिज़िकली हेल्दी नहीं, मेंटली हेल्दी भी बनाने की अगर कोशिश करें, मेडिटेशन दैट इज़ अनदर थिंग जो कि बहुत हेल्प करता है। क्योंकि हमने जो समाज का दुनिया की हालत कर दी है, और जो AQI इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, यही होता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमने कर लिया। अभी मैं दिल्ली गई थी और मतलब कमरे में हेज़ है। मेरे मम्मी-पापा वहाँ पे, मेरे पापा की भी नी सर्जरी हुई है और वहाँ पे मतलब मुझे इतना बॉदर करती है ये चीज़। अगेन ये हमने किया है, ये कई साल पहले ये सब नहीं था। दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर मिसयूज़ ऑफ द रिसोर्सेज़। तो वो हम नहीं करते हैं ना। तो शादी का भी वैसे है, प्लीज़ एक-दूसरे को फॉर ग्रांटेड मत लो। वो जो कंडीशनिंग हुई है हमारी, वो ब्रेक करते हैं। अभी देखते हैं क्योंकि वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक और चीज़ होती है कि एज़ इंडिविजुअल्स, और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 जिस्म एक जान नहीं हैं। आप अलग-अलग इंडिविजुअल्स हो, इंसान हो, आपके अलग-अलग सपने हैं, साथ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो साथ में ग्रो नहीं होते हैं ना, और अगर एक दूसरे को समझते नहीं है तो फिर वो रास्ते अलग-अलग हो जाता है। तो रास्ते अलग होने में मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वो आप वो रिस्पेक्ट करो, और जो चीज़ है ना वो सफाई से हो सकती है, उसको गंदा मत करो। क्योंकि जब आप वही सुअर के साथ लड़ते हो तो कीचड़ आप पे भी आएगा, और कीचड़ के साथ और भी काफ़ी गंद-गंद चीज़ें आप पे आ जाएँगी। तो श्वेता त्रिपाठी क्या है? श्वेता त्रिपाठी आई वुड लाइक टू बिलीव एक एक्टिविस्ट हैं, वोकल हैं, निडर हैं, एक्टर हैं, जो बहुत ही अच्छा काम करना चाहती हैं, जो फ़िल्म फेस्टिवल्स में अपना काम लेकर जाना चाहती हैं, अपने भारत को रिप्रेज़ेंट करना चाहती हैं, दुनिया की और लोगों की दिल और दिमाग की सफाई करना चाहती हैं। अगर कोई बड़ी ताकत मिल जाए, पावर मिल जाए, तो हुँ। क्या बदलना चाहेंगी? सफाई, ये जो भी मतलब जब मैं अपनी नदियों को देखती हूँ जिसको हम मतलब हम चाहे छठ पूजा हो हम
इतना सेक्रेड और ऑस्पिशियस मानते हैं, उस नदी को हमने क्या किया हुआ है? तो मैं वो भी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम ये जो वर्शिप करते हैं सिर्फ उस दिन पे वर्शिप नहीं होती है। हमें अगर भगवान मानना है तो प्लीज हमारे पेड़ को, हमारी जमीन को, हमारी नदियों को, फोम से भरा हुआ टॉक्सिक वेस्ट है, भगवान नहीं बचा सकते सब कुछ। और अगर हाँ, और अगर हम मानते हैं कि हर हर महादेव, तो हम सब में महादेव है। तो दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान बचाएंगे, तो वो भगवान भी हम हैं, क्योंकि हर हर महादेव। तो फिर हम क्या कर रहे हैं आज के दिन पे, इस घंटे में, इस मिनट में, कि हम ऐसा कुछ करें कि हाँ आपको भी करके लगे यार आज मैंने कुछ किया, आज कुछ मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, अपने समाज के लिए किया, अपनी दुनिया के लिए किया, अपने भगवान के लिए किया। अच्छा, त्रिपाठी और तिवारी में फ़र्क क्या होता है? हमने कभी ये डिस्कस किया ही नहीं घर पे, क्योंकि बचपन से हम मतलब हर त्योहार सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, चाहे उनका गाना हो, चाहे उनका खाना हो। तो अभी जैसे क्रिसमस है, तो बचपन से ही हमारे घर पे हमेशा क्रिसमस ट्री होती थी और पापा सांता क्लॉज बनते थे। और चाहे दिवाली हो या ईद हो, हम उतने ही प्यार से हर फेस्टिवल बनाते हैं। बचपन बहुत किस ही तरह से बीता आपका? बचपन काफ़ी मम्मी पापा काफ़ी पढ़ाई पे ध्यान लगाने को बोलते थे और मैं हमेशा बैक बेंचर रही हूँ। बचपन में बहुत सारा नाटक देखा, बहुत सारी किताबें पढ़ी। मेरी बड़ी बहन है जो मुझसे 5 साल बड़ी हैं, उनको किताबों का बहुत वो शौक क्या था। करती हैं? वो टीचर है, हेड मिस्ट्रेस हैं। हाँ जी, दिल्ली में ही? नोएडा में। हुँ। तो काफ़ी पढ़ाई वाला बैकग्राउंड रहा है मेरा। तो थैंक्स टू दैट, तो कहीं न कहीं से ना वो आपकी जो सबकॉन्शियस लर्निंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे घर में भी मुझे याद है, जब भी हम सुबह उठते थे तो मतलब सारे अखबार होते थे, क्योंकि कहीं से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है। तो ग्रोइंग अप मतलब इवन नेशनल ज्योग्राफिक या फिर टाइम मैगज़ीन या फिर फेमिना, सब होते थे। हिंदू की भी होती थी, बच्चों की एक आती थी, अलग न्यूज़पेपर आता था, सप्लीमेंट आता था। तो ग्रोइंग अप वो बहुत रहा है। ग्रोइंग अप कल्चर थैंकफुली मेरे मम्मी-पापा, दीदी हमेशा से स्टेज शोज़, चाहे हेमा मालिनी की परफॉर्मेंसेज़ हों, चाहे हम बचपन से हम प्लेज़ देखते आ रहे हैं। मैं कमानी ऑडिटोरियम में पृथ्वी फेस्टिवल के लिए जाती थी, जब मुझे पता भी नहीं था कि पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में है, क्यों है, कहाँ है, कुछ नहीं पता था। बट एनएसडी के शोज़ के लिए हम जाते थे। तो मुझे वही लगता है कि ना किसी के सपनों को रोको मत, चाहे जो भी ना हो, वो ये सपना बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर आप कुछ कर सकते हो ना तो हवा दो लोगों के, जैसे कि वो पर से और उड़ सकें। तो मम्मी-पापा ने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगी। लेकिन अगेन वो बिलीव करते थे कि आपकी जो पढ़ाई है, जो आप सीखते हो वो सिर्फ़ पन्नों और किताबों से नहीं आती है, सिर्फ़ स्कूल से नहीं आती है। तो हम लोग बचपन से वर्कशॉप्स करते थे। उन्होंने मुझे डांस में डाला हुआ था एंड वही कि जो भी मुझे डांस करना हो, मैं आई थिंक काफ़ी सालों के लिए एसडीआईपीए के साथ रही हूँ, जो कि शामक डावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहाँ जैज़ सीखा, बॉलीवुड सीखा, अगेन नॉट कि गोल क्या होगा, मैं सीख रही हूँ इससे मुझे मिलेगा क्या? अरे बहुत कुछ मिल जाएगा, वो छोड़ो, बस करो और वो एन्जॉय करो। तो वो मेरी अपब्रिंगिंग रही है, जो कि मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्च्यूनेट मानती हूँ। और जो भी ये देखे और सुन रहा है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ एनकरेज करिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई के साथ-साथ जो आप करते हो ना, वो भी इक्वली ज़रूरी है। जब पेरेंट्स शुरू से दिल्ली में रहे या कहीं और से आके वहाँ शिफ्ट हुए? तो मम्मी लखनऊ से, पापा इलाहाबाद से। अच्छा। राम मदारपुर मेरे पापा का गाँव है। तो वहाँ से, और फिर क्योंकि पापा आईएएस ऑफिसर हैं, तो हम लोग फिर एंडमिन्स भी पोस्टिंग रही थी। और फिर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के लिए निफ्ट हैदराबाद गई थी। फिर मैं दिल्ली आ गई और फिर उसके बाद से बॉम्बे।